हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 29 अप्रैल और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे आपके साथ गठबंधन और टिकट बंटवारे को लेकर आपसी कला। कुल मिलाकर आप पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम नहीं करता है। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे इंपॉर्टेंट जो लगा मैं आपको बता देता। आप पार्टी जो है 2012 में बना था, याद रखिएगा। ये एक नेशनल पार्टी है और स्टेट पीसीएस में आप देखोगे, जैसे बीपीएससी वाले एग्जाम में देखोगे, यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में देखोगे, तो हम पे क्या पता है, एक तरफ पार्टी का नाम दे देगा, दूसरी तरफ पार्टी का ईयर दे देगा कि कब बना था। अब बोलेगा मैचिंग करके बताएं आप। तो नया ट्रेंड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आप जो है नेशनल पार्टी है, वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी है, ठीक है, जिसमें आपका बीजेपी आ जाता है, कांग्रेस आ जाता है, आप आ जाता है, एनएनपी आ जाता है, ठीक है, बीएसपी आ जाता है, एक और है मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अब आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, चलिए, यहाँ ये हो गया। दूसरा दिल्ली की, और यहाँ पे 2 जगह से सरकार है। एक तो पंजाब में है, यहाँ पे पंजाब जो स्टेट है हमारा, और दूसरा क्या है, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, 2 जगह आपका सरकार है, ठीक है, आप पार्टी का। ये हो गया। दिल्ली में 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिए, मैं कई दफ़ा इसको जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बार बार जो संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो पूछेगा। जैसे 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है? दिल्ली गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, याद रखिए। दिल्ली कंप्लीट राइज नहीं है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो स्टेट को प्रदान किया जाता है ना, वो दिल्ली को प्रदान नहीं किया गया। जैसे कि आप यहाँ पे पुलिस का मामला देख सकते हो, पुलिस जो यहाँ पर केंद्र संभालती है, पब्लिक ऑर्डर भी यहाँ पे केंद्र संभालती है, लैंड को लेकर भी जो यहाँ पे केंद्र संभालती है। तो ये तमाम फैक्ट को आपको ध्यान रखने होंगे अगर आप स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम के लिए या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस तरह के फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो मणिपुर में 2 गुटों के बीच में गोलाबार, ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रहा है और मैंने जब जब न्यूज़ में आया मैंने तब तब इसको डिस्कस किया और आगे भी करूँगा। मणिपुर क्राइसिस जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यहाँ पे जो जातीय हिंसा देखने को मिल रहा है ना, जातीय हिंसा कहने का मतलब यहाँ पे कुकी जो ट्राइब है और मतई जो ट्राइब है, इनके बीच में तो है संघर्ष चल रहा है। क्योंकि संघर्ष के पीछे का कारण अगर आप देखोगे तो मतई को जो है ना एसटी का दर्जा देने को लेकर जो है ना, यहाँ पे कुकी लोग में क्या था, बहुत सारे यहाँ पे रोष था, बहुत सारे गुस्सा था, तो दोनों के बीच में यहाँ पे झड़प देखने को किया गया। आपको बता दें, मणिपुर जो जगह है वहाँ पे जो हिली एरिया है, यहाँ पे रहते हैं कुकीज़ लोग, और जो घाटी वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, यहाँ पे रहते हैं मतई लोग। ठीक है, तो आपस में यहाँ रंजिशें काफ़ी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ये जो संघर्ष है थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई कमेटियाँ बनी है, कई आयोग बने हैं केंद्र सरकार की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी तक ये मसला शांत नहीं हो पाया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मणिपुर कौन कौन सा राज्य के साथ सीमा साझा करता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। मणिपुर जो है आपका यहाँ पे जिस जिस राज्य के साथ सीमा साझा करता है वो है एक नागालैंड, याद रखिएगा, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, असम के साथ करता है और मिजोरम के साथ करता है। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पे कंट्री है मिजोरम, माफ कीजिएगा, म्यांमार, उसके साथ भी सीमा साझा करता है। आगे चले तो यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछता है क्लाइमेट चेंज को लेकर। देखिए, अभी आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हो क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसी तरह का मेंस में क्वेश्चन फ्रेम होता है। देखिए, अभी आप देख रहे हो विकास के नाम पे जो अंधाधुंध जो विकास चल रहा है, ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इंडस्ट्री बैठाया जा रहा है, कई सारी धुएं और जो यहाँ पर निकल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है ना पृथ्वी का बढ़ रहा है, टेम्परेचर पृथ्वी बढ़ रहा है, जो बर्फ होता है ना वो बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, तो ये समुद्र जो लेवल है ना, पहले यहाँ हुआ करता था ना, उसका लेवल अब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आइलैंड वाले जो कंट्री है वो तो डूब ही जाएंगे ना, क्योंकि समुद्री लेवल बढ़ जाएगा तो वहाँ पे सुनामी वगैरह आएगा, देखेंगे आप। ठीक है, फ्लड वगैरह आने की संभावना हो जाएगा, तो वो सब जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बहुत सारे नुकसान होंगे। तो कुल मिलाकर आप देखोगे यहाँ पे तो चक्रवात की संख्या बढ़ जाएगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग से चक्रवात की संख्या बढ़ जाएगा, मानसून को इफेक्ट करेगा करेगा ना, समुद्र लेवल बढ़ जाएगा, तो ये सब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और आपको बता दें हीट वेव क्या होता है। हीट वेव भी होता है क्या कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उससे अगर अधिक टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, नॉर्मल से अगर अधिक टेम्परेचर हो गया है और उसकी अवधि जो है बढ़ गई है, तो उसको हीट वेव के रूप में देखा जाता है। क्लियर है? आप यहाँ पे देखोगे कि समुद्री घास वगैरह जो होते हैं, समुद्री घास जो मछलियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर समुद्री घास भी नष्ट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो यहाँ पे मूंगा होते हैं, मूंगा जो होता है ना, जो होते हैं, जो चट्टान वाला होता है, मूंगा चट्टान, वो क्या होता है, उसका कलर जो है ब्लीच होने लगता है, ठीक है, वो नष्ट होने लगता है, तो वहाँ पे मछलियाँ या इकोसिस्टम वहाँ का तहस नहस होने लगता है। तो ये इम्पैक्ट है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछेगा, आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई दफ़ा एग्जाम में पूछे गए, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ और समय ज़्यादा नहीं लूँगा। यहाँ पे देखिए कि महादेव सट्टाबाजी, ये पूछेगा था ना कि महादेव जो है ना न्यूज़ में रहा, ये क्या है? एक सट्टाबाजी वाला ऐप है। लोग क्या कर रहे हैं ना, जिसके पास पैसे हैं तो वहाँ पे जो उसके पास क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी है, तो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, ताकि इसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करें। तो मनी लॉन्ड्रिंग को केस को लेकर महादेव सट्टेबाजी काफ़ी जो है न्यूज़ में चल रहा है, और यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर जो एजेंसी है, ठीक है, वो जो है इससे जुड़े तमाम लोगों को क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, एक होता है जुडिशियल कस्टडी, एक होता है पुलिस कस्टडी, दोनों में फ़र्क पूछा था यूपीएससी ने, तो आगे भी पूछने की संभावना है। देखिए, पुलिस कस्टडी में इसको रखा गया साहिल खान को, ये एक्टर हुआ करता था, लेकिन इसको जो है सट्टेबाजी में ऐप के रूप में इसको जो है पैसा लगाने के रूप में यहाँ पे इसको अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, और इस पर पूछताछ करेगा। कुल मिलाकर यहाँ पे पुलिस कस्टडी में जो है ना इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को जो है कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है ना बंगाल की सरकार जो है पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन पूछता है हाईकोर्ट से लेकर। अब बीपीएससी जैसे एग्जाम को देखोगे, यहाँ पे यूपीपीएससी जैसे एग्जाम को देखोगे, तो हाईकोर्ट में जो जज होते हैं ना, हाईकोर्ट में जजों की जो संख्या होती है उसको बढ़ाने का जो पावर है ना, राष्ट्रपति को दिया गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे थे, ऑप्शन में संसद दे दिया था और संसद को ऑप्शन ए में रख दिया था, बहुत लोग संसद को टिक करके आगे बढ़ गए। लेकिन सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 216 के तहत जो है यहाँ पे हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उसकी संख्या बढ़ाने का पावर सुप्रीम कोर्ट को होता है, माफ कीजिएगा राष्ट्रपति को होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के केस में अगर पूछा जाए तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया गया है, आप देखोगे जैसे कि झारखंड पीसीएस की एग्जाम हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, इन तमाम में सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की संख्या बढ़ानी है ना, ये पावर दिया गया, संसद को दिया गया। ठीक है, अगर हाईकोर्ट के जज बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के अगर जज बनना है तो आपको पता ही है कि आपको एडवोकेट होना होगा, एडवोकेट के रूप में आपको 10 साल का यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है तो 5 साल आपको न्यायिक पद पे रहना होगा। ठीक है, हाईकोर्ट के जो है जज के रूप में काम करना होगा, और हाईकोर्ट के जज बनना है तो आपको 10 साल का प्रैक्टिस करना होगा एडवोकेट के रूप में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है एक नाम रखिएगा एलेक्सी नौलेनी। ठीक है, एलेक्सी नौलेनी, ये जो व्यक्ति है ना, इनका मृत्यु हो गया था, बहुत न्यूज़ में आया था, 2-3 महीना तो कंटिन्यू आया था नौलिन एलेक्सी को लेकर। तो रशिया में जो विपक्ष के जो लोग हैं ना, उसमें एक महत्वपूर्ण नेता थे एलेक्सी नौलिन, उसका हत्या कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन, ये जो न्यूज़ है ना, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफ़ी न्यूज़ में आया था, और ये विपक्ष नेता हुआ करते थे रूस गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के कारण जो यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए पूछेगा कि एलेक्सी जो नौलिन जो न्यूज़ में रहते किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ये विपक्ष के नेता थे। आगे बात करेंगे तो अभी आपने देखा है माउंट जॉनसन पर्वत, पूछेगा कि माउंट जॉनसन पर्वत किस देश में है। सीधा क्वेश्चन 3-4 पर्वत के नाम लिख देंगे और ईयर और उसके कंट्री दे देंगे, बोलेंगे मैच करके दिखाओ। तो जॉनसन जो पर्वत है ना, ये अमेरिका में अलास्का में है। ठीक है, क्यों न्यूज़ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है पर्वतरोही थे ना, ठीक है, उनका मृत्यु हो गया था, इस कारण जो है यहाँ न्यूज़ में आ गया है। आपको बता दें इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, 2 स्टेट थ्योरी, मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है, ये क्वेश्चन तो आ रहा है इस बार। 2 स्टेट थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है, तो इजराइल और हमास से जुड़ा हुआ है। मेंस में भी अगर पूछेगा कि आप जो वैश्विक परिदृश्य में क्या क्या जो है चुनौतियां हैं, तो आप देखोगे वैश्विक मंदी है, फिर रसिया यूक्रेन जो वार है, ठीक है, इजराइल हमास के बीच में जो वार है, और ईरान और इजराइल के बीच में जो, ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है, ये तमाम चीज़ को आपको जिक्र करना होगा। और ये जो संघर्ष जो चल रहा है उसके समाधान के बारे में भारत के क्या प्रयास किए गए, भारत यहाँ पर क्या योगदान दे सकता है। तो 2 स्टेट थ्योरी जैसे आप यहाँ पे संवाद हो गया, बातचीत हो गया, इस तरह के आप कूटनीतिक बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पे अपना सुझाव रखना होता है। देखिए, हिमनद पर तैरते खतरे, आपको पता ही ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो भी बर्फ वगैरह है पृथ्वी पे वो पिघल रहा है ना, उससे क्या होगा, समुद्री लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, फिर फ्लड वगैरह देखने को मिलेगा, सुनामी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यूए का केस में क्या हुआ था, 75 वर्षों में वहाँ पे 10 इंच का बारिश हुआ है, और वो एक जलाशय के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, याद रखिए, ये फैक्ट है। वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछेगा, स्टेट पीसीएस से पूछेगा कि अंटार्कटिका जो है ना क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में करीब 20% हिस्से जो है बर्फीली चादर से घिरा हुआ, एक याद हो गया। आपको पता था कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो रिलीज होता है हमारे जो इकोसिस्टम है, उसको सोखने का काम करता है समुद्र, सबसे अधिक जो है ना समुद्र में सोखता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे घटनाएं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है, जो स्पीसीज है, वो खतरे कगार पे आ जाएंगे। ठीक है, दुनिया का 90% जो बर्फ है ना अंटार्कटिका में है, ये अंटार्कटिका यहाँ पर देखने को मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका। ये तमाम फैक्ट आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, इसको प्यार से लोग मतलब ये देखेंगे शहजादा करके वर्ड यहाँ पे यूज होता है, राहुल बाबा नाम करके इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
इन्होंने आरोप लगा रहा है कि भाजपा जो सरकार है, वर्तमान जो गवर्नमेंट है, वो संविधान को बदलना चाहती है। ठीक है, क्वेश्चन फिर यहाँ से नहीं करेगा, क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 368 को लेकर। देखिए, आपको अगर संविधान में संशोधन करना है ना, 368 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 क्राइटेरिया होता है। एक होता है नॉर्मल, जो होता है साधारण बहुमत के माध्यम से, फिर विशेष बहुमत के माध्यम से, विशेष बहुमत पर आधे राज्यों की परमिशन से। तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उस पर संशोधन या चेंजेस नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट आया था ना, वो 1973 में आया था, केशवानंद भारती जो केस आया था उसमें। मेंस वगैरह में आपको कोटेशन करने का काम आएगा कि संविधान में जो संशोधन किए गए हैं, महत्वपूर्ण केसेस के बारे में चर्चा करें, तो आपको यहाँ पे केशवानंद भारती केस के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है, ये हमारे मोहन भागवत, ये आरएसएस के प्रमुख है। इन्होंने कहा कि जो विपक्ष जो है आरोप लगाते रहती है कि हम लोग जो है संविधान को बदलना चाहते हैं, तो आपको बता दें संविधान जो है ना, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आ गए ना, तो वो भी संविधान नहीं बदल पाएंगे। इतना मजबूत संविधान है हमारा। ये रहता है। साथ ही ये जो आरोप लगाते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, करने का जो साजिश है भाजपा का, ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण का समर्थन करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ रहे ना इस चीज़ को। तो ये फैक्ट आपको मेंस में कोटेशन करने का काम आता है। भाजपा मुद्दों पे बहस करनी चाहती है। देखिए, कांग्रेस के जो है दिग्गज नेता हैं। ठीक है, पी चिदम्बरम, और आपको बता दें भाजपा जो मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पे आर्टिकल में मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। एक विरासत कर काफी न्यूज में आ रहा है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए जिनके पास प्रॉपर्टी होता है, वो मर गए, तो उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, सक्सेसर के रूप में क्या हो जाता है, उनके उत्तराधिकारी को चले जाता है, तो उसमें टैक्स लगाने का काम करेगी विरासत कर, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत के लिए संविधान धर्म ग्रंथ के समान पवित्र है। संविधान से बहुत क्वेश्चन पूछता है। संविधान को बनने में 2 वर्ष जो है 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, संविधान जो हमारा बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 1946 में बैठा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके उसके द्वारा जो इसको संविधान बनाया गया था। संविधान में कुल जो है 12 शेड्यूल हैं और 22 भाग हैं, 400 प्लस यहाँ पे आर्टिकल है। ये तमाम फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे विकसित भारत को लेकर। विकसित भारत जो है ना, 2047 तक भारत को क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। तो ये याद रखिएगा, डेवलप कंट्री 2047 तक बनना है, तो 8 से 9% का ग्रोथ रेट रखना होगा भारत को जीडीपी का। ये हो गया। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, भाजपा संविधान में बदलाव करने के लिए चाहती है। संविधान को लेकर क्वेश्चन जो अभी बताया ना आपने, कितना साल इसको लगा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया, संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। संविधान क्या है, संविधान पता ना, एक कानूनी दस्तावेज है जो कि इस जो भी सरकार के जो तीनों अंग हैं, ठीक है, जुडिशरी हो गया, विधायिका हो गया, एग्जीक्यूटिव, तीनों को पावर संविधान से ही मिलता है। संविधान हमारा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसी से हमारा देश जो है रन करता है। ठीक है, मेंस में बहुत पूछता है कि संविधान का क्या उपयोगिता है, संविधान का क्यों आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज भी लोग बहुत करते हैं क्योंकि बहुत लेंदी है। ठीक है, और इसमें जो भी प्रोविजन लिए गए बहुत सारे जो है विदेशी जो है स्रोतों से लिए गए। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे जो अस्पष्ट है, इन कारणों से जो इसका क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ये सब मेंस में पूछेगा आपसे। आगे बात करें तो ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ना प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर अदालत परिसर में प्रतिमाएं लगाने की बात किया गया। इस पर क्वेश्चन बीपीएससी में ये ला रहा है कि पहले जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो याद रखिएगा एच.जे. कन्या। एच.जे. कन्या जो है ना सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले सीजीआई थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत न्यूज़ में है और पूछा जा सकता है ये। और स्टेट पीसी से बहुत बार पूछ देता है इस बार कि पहले सीजीआई कौन है, पहले राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, अब न्यूज़ में क्यों आ गया, क्योंकि बार एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा कि हमारे जो पार्क है, जो हमारे जो कैंपस है, वहाँ पे 2 प्रतिमाएं लगाई जाए चाहिए। कौन कौन सा, एक है राजेंद्र प्रसाद जी का जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, दूसरा क्या है, कन्या, एच.जे. कन्या का। ठीक है, याद रखिएगा। एक और न्यूज़ में है कि भारत के पहले जो है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो ब्रजेश मिश्रा, याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वर्तमान में कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल जी। आगे बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टअप के बारे में। देखिए स्टार्टअप के बारे में हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार्टअप अगर हम लोग बात करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में अगर बात करें, तो भारत जो है ना तीसरा रैंक, मतलब यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि यूएसए में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है, सेकंड पे आता है चाइना आता है, थर्ड पे अपना भारत आता है। ठीक है, इकोसिस्टम। यूनिकॉर्न की अगर बात करें, यूनिकॉर्न जो है ना, जो $1 बिलियन का जो यहाँ पर जो है टर्नओवर है, जिस कंपनी को उसको स्टार्टअप कहा जाता है, उसको जो है यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्रांस को लेकर। देखिए फ्रांस को लेकर यहाँ पे जो है ना हमारे जो प्रमुख हैं
CDS जो है जनरल अनिल चौहान जी, इनका नाम याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है वनडे एग्जाम के लिए। और फ्रांस की जो कंपनियां हैं, जो रक्षा कंपनी वो है सफरान। पूछेगा सफरान क्या है न्यूज़ में, यूपीएससी में पूछ लेता है। सफरान नेवल ग्रुप ये फ्रांस की रक्षा कंपनी है। और दसॉल्ट एविएशन स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है कि सफरान जो है चर्चा में रहा, ये क्या चीज़ है, तो ये रक्षा कंपनी है फ्रांस का, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 पता है ना, इसमें 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां निर्माण करने का इसमें पहल किया गया था प्रोजेक्ट 75 के तहत। नेवल ग्रुप को ने फ्रांस का जो है रक्षा कंपनी उसके साथ यहाँ पे किया गया था। हुती विद्रोही याद रखिए, हुती विद्रोही जो है ना, ये ईरान इसको सपोर्ट करता है और ये यमन में काफ़ी एक्टिव है हुती विद्रोही। वहाँ पर जो भी यूरोपीय यूनियन के जो भी जहाज वगैरह पास हो रहे हैं तो उस पर जो हमला कर रहा है, ठीक है, मिसाइल से हमला कर रहा है और वो जहाज को लूटने का काम कर रहा है। ये हमारे एस सोमनाथ जी यहाँ पे इसरो के प्रमुख है। इन्होंने कहा कि देखिए मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तो वनडे एग्जाम के लिए हो गया इंपॉर्टेंट कि इसरो के प्रमुख कौन है, एस सोमनाथ जी, ठीक है। और यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर जो है इसरो में अगर निजी कंपनी को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें यहाँ पे अगर निजी कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी ना तो प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है, लागत जो कॉस्ट है उसको कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के लिए भी काम कर सकती है। तो ये इसके फायदे हैं कि निजी कंपनियों को अगर इस पर इन्वॉल्व कर दिया जाए। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप अमेरिका में देख सकते हो कि अमेरिका के जो नासा है उसने कुछ अपना जो डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे स्काई रूट, माफ़ कीजिएगा, जो टेस्ला, जो एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स को कुछ सौंप दिया गया कार्य, ठीक है, ताकि वो लागत को कम कर सके, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके, सुलभ बना सके। और हमारे इसरो जो है उनमें भी जो है कुछ जो निजी कंपनियां जो यहाँ पे अभी कार्य कर रही है, जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस, याद रखिए अग्निकुल कॉस्मोस और ये जो स्काई रूट एरोस्पेस जो है ना, 2 निजी कंपनियां हैं जो कि इसरो के साथ इन्वॉल्व है, ध्यान रखेंगे आप इसको, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। आगे बढ़ते चले हम लोग, तो आगे बढ़ते चले तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी, पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा एग्जाम के लिहाज से, ये है डी गुकेश, याद रखिएगा, ये शतरंज खेलते हैं, शतरंज प्लेयर। इन्होंने जो है अभी हाल ही में कुछ अवार्ड जीता है, महत्वपूर्ण अवार्ड जीता है, इनका नाम देख लीजिए। तो यहाँ पे तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, जो सर वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने 75 लाख रुपये इनको जो है इनाम राशि के रूप में दिया गया है। और यहाँ पे बता दें यहाँ पे कि डी गुकेश अभी न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि इन्होंने एक अवार्ड जीता था। अवार्ड का नाम याद रखिएगा यहाँ पे, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, ठीक है, टोरंटो में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता था इन्होंने। इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, बाकी आप तो अगर स्पोर्ट्स के प्लेयर है तो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है, बाकी सब तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग पढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये आर्टिकल मैंने पूरा खत्म कर दिया और इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा तरीका अच्छा लगता है तो आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।